नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और उलझे हुए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का जो ये संघर्ष है। हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक जटिल विषय है, दशकों से चल रहा है और इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। इसमें सैन्य पहलू हैं, विचारधारा की लड़ाई है, परमाणु चिंताएं हैं और हाँ, प्रॉक्सी युद्ध भी है। सही। हमारे पास इस पर एक भू राजनीतिक विश्लेषण है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें, ताकि इस पूरे तनाव की जड़ें क्या हैं, क्यों ये इतना बढ़ा हुआ है और आज क्या स्थिति है, इसकी एक साफ तस्वीर मिल सके। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जैसा आपने कहा, इतिहास में जाएं तो 1979 की ईरानी क्रांति से पहले तो माहौल एकदम अलग था। हाँ, बिल्कुल। शाह के टाइम पर ईरान और इजराइल के बीच आप सोचे राजनयिक संबंध थे, जो उस वक्त के हिसाब से बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। लेकिन फिर 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और सब कुछ बदल गया। पूरी तरह से। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया और उसने इजराइल को लेकर एक बहुत ही सख्त विरोधी रुख अपना लिया। वो उन्हें अवैध कब्जेदार मानने लगे। हाँ, अवैध कब्जेदार। और उसी दौरान आपको याद होगा 1953 का तख्तापलट, फिर दूतावास संकट। इन सब वजहों से ईरान और अमेरिका के रिश्ते भी दुश्मनी में बदल गया। दुश्मनी में बदल गए और अमेरिका ने फिर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए ईरान पर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल का रिश्ता और गहरा होता गया। हाँ, वो तो एक मजबूत गठबंधन है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है, सैन्य तौर पर भी, कूटनीतिक तौर पर भी। खासकर ईरान के खतरे को देखते हुए शायद। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ये जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, ये इस पूरे संघर्ष की नींव रखता है। सही। अब अगर आज के मुख्य मुद्दों पर आएं, तो एक बड़ा मसला जो हमेशा खबरों में रहता है, वो है ईरान का उन गुटों को समर्थन देना जो इजराइल के खिलाफ है। जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में। हाँ, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास। बिल्कुल। और ये सिर्फ समर्थन नहीं है, ये ईरान की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, ये जो प्रॉक्सी गुट हैं, हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हूती हैं, इराकी शिया मिलिशिया हैं, इन्हें ईरान प्रतिरोध का अक्ष या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इनके जरिए ईरान सीधे मैदान में उतरे बिना भी पूरे क्षेत्र में अपना असर डालता है और इजराइल को चुनौती देता रहता है। एक तरह से कहें तो कम लागत वाला प्रभाव। सीधे जंग नहीं, पर असर पूरा। बिल्कुल, अपना दबदबा बनाए रखना। और इसी से जुड़ा है दूसरा बड़ा मुद्दा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, ये तो हमेशा ही टेंशन का कारण रहता है। ईरान कहता है कि ये शांतिपूर्ण कामों के लिए है, बिजली बनाने के लिए है। लेकिन अमेरिका और खासकर इजराइल को हमेशा ये शक रहा है कि वो चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी शक के चलते तनाव बहुत बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा। इजराइल तो कई बार कह चुका है कि जरूरत पड़ी तो वो सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है ईरान के परमाणु ठिकानों पर। और अमेरिका ने भी 2018 में जो परमाणु समझौता था JCPOA, उससे वो हट गया। हाँ, वो समझौता जिसके तहत ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करने की बात मानी थी, अमेरिका उससे हट गया और दोबारा कड़े प्रतिबंध लगा दिए। और उसके बाद से ईरान ने भी अपना यूरेनियम संवर्धन बढ़ाया है, जो कि एक तकनीकी कदम है परमाणु हथियार की तरफ, ऐसा माना जाता है। हाँ, माना जाता है। अब वो वाकई हथियार बना रहे हैं या ये सिर्फ एक दबाव बनाने की रणनीति है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन शक तो गहराता है इससे। बिल्कुल। और ये तनाव सिर्फ बातों या प्रतिबंधों तक नहीं रहा है। हमने देखा है कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई हैं, जिसका आरोप ईरान सीधे इजराइल पर लगाता है। हाँ, फिर 2010 में स्टक्सनेट वायरस हमला हुआ था ईरान के परमाणु संयंत्रों पर, और हाल के सालों में 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, और फिर वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेही की हत्या। हाँ, ये सब दिखाता है कि एक तरह का शैडो वॉर या अप्रत्यक्ष युद्ध चल रहा है। पर्दे के पीछे की लड़ाई। और ये लड़ाई सीरिया और लेबनान जैसे देशों में भी दिखती है, जहां इजराइल लगातार ईरानी ठिकानों या हिजबुल्लाह पर हमले करता है। सही कहा। सीरिया तो एक बड़ा प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बन गया है। हाल के सालों में देखें तो 2020 में अब्राहम समझौते हुए, जिनसे इजराइल के कुछ अरब देशों के साथ रिश्ते सामान्य हुए। हाँ, UAE, बहरीन। ऐसे ईरान कैसे देखता है? ईरान इसे अपने खिलाफ एक बढ़ते हुए गठबंधन के तौर पर देखता है। उसे लगता है कि ये उसे घेरने की कोशिश है। अच्छा। और फिर अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर जो हमला किया और उसके बाद गाजा में जो युद्ध शुरू हुआ, उसने तो जैसे पूरे क्षेत्र में आग ही लगा दी। तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया। अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया, तो स्थिति और बिगड़ गई। बहुत ज्यादा। तो इस पूरी उलझी हुई तस्वीर में
ये जो मुख्य खिलाड़ी हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका, इनके अपने अपने लक्ष्य क्या हैं? मतलब आखिर ये चाहते क्या हैं? देखिए, ईरान का लक्ष्य लगता है कि वो इजरायली प्रभाव को खत्म करे या कम से कम सीमित करे, खुद को क्षेत्र की एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित करे और पश्चिमी, खासकर अमेरिकी दखलंदाजी को रोके। और इजराइल की सबसे बड़ी प्राथमिकता है ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना, किसी भी कीमत पर। और दूसरा, अपनी सीमाओं के पास जैसे लेबनान या सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी गुटों, खासकर हिजबुल्लाह के असर को खत्म करना। अपनी सुरक्षा के लिए? हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए। और अमेरिका का क्या एजेंडा है इसमें? अमेरिका के लिए, जैसा हमने पहले कहा, इजराइल की सुरक्षा सबसे ऊपर है। साथ ही वो ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है और खाड़ी देशों में स्थिरता बनाए रखना चाहता है, जो उसकी अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। तो ये साफ है कि इन तीनों के लक्ष्य कई जगहों पर एक दूसरे से सीधे टकराते हैं। बिल्कुल टकराते हैं, और इसीलिए ये संघर्ष इतना पेचीदा और अस्थिर है। वाकई, इसमें इतिहास की कड़वाहट है, परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई है, और ये प्रॉक्सी युद्ध इसे और भी ज्यादा उलझा देते हैं। सही कहा। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि भविष्य में क्या होगा? क्या ये प्रॉक्सी युद्ध कभी भी एक बड़े सीधे टकराव में बदल सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका खतरा हमेशा बना रहता है। या फिर जो दुनिया में दूसरे बदलाव हो रहे हैं, जैसे चीन या रूस की भूमिका इस क्षेत्र में बढ़ रही है, क्या वो इस समीकरण को बदल सकते हैं? क्या वो इस संघर्ष की दिशा को कोई नया मोड़ देंगे? ये वाकई देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी।